गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मतलब कि रेडिएशन में डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब ये वेव के तरह भी बिहेव करता है और मैटर यानी कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है ना। इस चैप्टर में इसी बात का हम प्रूफ देखेंगे, यही सब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है। जब रेडिएशन में डुअल नेचर होता है तो क्या संभव है कि मैटर में भी डुअल नेचर हो? जैसे कि क्या होता है कि रेडिएशन में पार्टिकल नेचर होता है। अभी भी हम इसमें प्रूफ करेंगे हम लोग कि रेडिएशन में पार्टिकल नेचर होता है, तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? पार्टिकल में रेडिएशन वाला नेचर होगा, मतलब वेव वाला नेचर होगा, तो उसमें भी आता है वेव वाला नेचर। डी ब्रॉगली थ्योरी में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म जानने हैं हमको। ठीक है ना। इसमें कुछ हमको टर्म जानना है, डिफाइन करने वाला टर्म। सबसे पहला टर्म आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन इमिशन। सबसे पहला टर्म है इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो देखिए यहाँ पर किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने का जो प्रोसेस है या फिनोमेनन है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ या फिनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस, और सब्सटेंस में भी मेनली मेटल, यहाँ मेनली मेटल के बारे में करेंगे। और किसी से निकालना बहुत कठिन होता है, और किसी सब्सटेंस से निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। मेटल में आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है। तो ये हुआ द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस मेनली मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से निकालना है कि सब्सटेंस निकाले, इलेक्ट्रॉन इमिशन है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन का क्लासिफिकेशन देखिए, इसका डिफिनीशन ना आप खुद से लिखिएगा बुक से खोज के। ठीक है। क्या कि थ्योरेटिकल पार्ट है, उतना हम लिखाएंगे नहीं बोर्ड पर, उतना हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, बता देंगे। देखिए सबसे पहला है आपका थर्मियोनिक इमिशन। इसको एडिशन इफेक्ट भी कहा जाता है। एडिशन इफेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि थर्मियोनिक इमिशन का जो डिस्कवरी हुआ था, खोज हुआ था, वो एडिसन ने किया था, वही बल्ब के आविष्कारक। ठीक है ना। द डिस्कवरर ऑफ बल्ब, वही एडिशन थर्मियोनिक इमिशन को क्या किए थे, खोजे थे, डिस्कवर किए थे। तो देखिए थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है। जब भी हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, सपोज आयरन को, लोहा को, क्या होता है, गर्म करते हैं तो क्या होता है, आपको पता है कि वो लाल होने लगता है ना जी। कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? देखिए जब भी हम मेटल को गर्म करते हैं तो उसमें के इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत ही तेज़ी से रिवॉल्व करने लगते हैं, तेज़ी से रिवॉल्व करने लगते हैं। आपको पता है कि स्पीड बढ़ता है, किसी भी चीज़ का स्पीड बढ़ता है, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस से दूर जाने लगता है। किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, स्पीड बढ़ता है तो वो सेंटर से दूर जाने लगता है। जितना ज़्यादा स्पीड वो उतना दूर जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि काइनेटिक एनर्जी उसका इतना हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाए, ठीक है, ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाए, उस न्यूक्लियस के बंधन से फ्री हो जाए। ठीक है। तो जब फ्री हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाहर निकल चुका है, फ्री हो चुका है, बाहर निकल चुका है। ठीक है, मेटल सरफेस से बाहर। तो इस प्रकार से जो इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको कहा जाता है थर्मियोनिक इमिशन। मतलब कि हीट देकर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को निकालना। थर्मियोनिक इमिशन मतलब कि हीट देकर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को निकालना, इजेक्ट कराना। ठीक है। हीट देने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यदि ये काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए, ये इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, बाहर हो जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के इजेक्शन को कहेंगे थर्मियोनिक इमिशन। इसका दूसरा नाम एडिशन इफेक्ट भी है। ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन आप बचपन से ही पढ़े होंगे, ये डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला, है ना। क्या है, यहाँ मैंने सोच लीजिए बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन और ये प्लेट निगेटिव प्लेट है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इस निगेटिव से कनेक्टेड प्लेट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले
अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ति से, पावर से या फोर्स से होता है ना जी। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जो होगा इस मेटल सरफेस का हो सकता है कि इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इस मेटल को छोड़कर बाहर निकल जाए। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन की वजह से यदि इलेक्ट्रॉन इमिशन होता हो तो इसका नाम होगा फील्ड इमिशन। ठीक है, जैसे कि स्पार्क प्लग में होता है, एक निगेटिव तार को एक पॉजिटिव तार को बहुत ही पास लाते हैं, सटाते नहीं है। एक निगेटिव तार को और एक पॉजिटिव तार को बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी से के बहुत ही पास लाते हैं, लेकिन सटाते नहीं है, बहुत ही पास रखते हैं, मिलीमीटर का गैपिंग होता है। तो आप देखिएगा क्या स्पार्क पैदा होने लगता है, स्पार्क। तो वो स्पार्क एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एयर में, यानी कि इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया गया, तो वहाँ पर होता है फील्ड इमिशन। और तीसरा जो हमको पढ़ना है डिटेल में वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब क्या, लाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही इलेक्ट्रॉन का इमिशन। तो देखिए यहाँ पर जब भी किसी मेटल सरफेस पे लाइट के पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन इमिशन होता हो तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इमिशन का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना। और इसमें कंडीशन होता है इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने का कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिए गए मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और नहीं तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आगे हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनेशन क्या हो गया, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस ड्यू टू लाइट या फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या लिखिएगा, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस ड्यू टू फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन द मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख सकते हैं, नहीं तो आप बुक में खोजिए, हमने दोबारा आपको बताया, फिर इसी डिफिनेशन को बार बार पीछे करके देखिए वीडियो को और लिख लीजिए। ठीक है, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस ड्यू टू फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और देखिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, यदि डिस्चार्ज ट्यूब में हम कराते हैं तो सब के सब इलेक्ट्रॉन जो होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने लगता है। ठीक है ना, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने के कारण क्या होगा, सर्किट में एक करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हुआ है, इस करंट का नाम है फोटो करंट। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ डिस्चार्ज ट्यूब में, याद रखिए। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में एक करंट स्टेब्लिश हो जाता है, फ्लो हो जाता है, उस करंट को कहा जाता है फोटो करंट। ठीक है, तो इसी फोटो करंट के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। यूँ कहे कि ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिशन 3 टाइप का हुआ। सबसे पहला थर्मियोनिक इमिशन, हीट के कारण इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। दूसरा फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के कारण फील्ड इमिशन होगा। तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट के फॉल होने के कारण, यानी कि मेटल सरफेस लाइट के फॉल होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये 3 डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, हम आगे थोड़ा बताते हैं। डिफिनेशन खुद से लिखिएगा, जो हम बताएं सो और नहीं तो बुक का सहायता लीजिए। ये भी मिटाते हैं। चलिए कुछ डिफिनेशन देखते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहला डिफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, दोबारा ही बता दिए और लिखवा दिए हैं। लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि किसी लाइट के कारण मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इमिशन के घटना को यानी फेनोमेनन को नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, उससे कम फ्रीक्वेंसी का यदि लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
अब उसके बाद एक और टर्म है आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं हम लोग फोटो करंट। समझ गए? इतना 3 टर्म मैंने बताया। सबसे पहला टर्म फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का डिफिनेशन, दूसरा मैंने बताया फोटो इलेक्ट्रॉन्स का डिफिनेशन, तीसरा मैंने बताया फोटो करंट का डिफिनेशन, और चौथा मैंने बताया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। ठीक है, ये एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी है, डिफिनेशन में अक्सर 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको आप नोट कर लीजिए। बस नोट कीजिए जल्दी से वीडियो को रोककर। चलिए देखिए, 2 टर्म और डिफाइन करने हैं। उसमें से एक टर्म है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जैसे आप डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, उसी प्रकार यहाँ मिनिमम ना होकर मैक्सिमम शब्द यूज होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा एनर्जी उतनी कम होगी, और जो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, उसी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को कहा गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो कहा गया है इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डिफिनीशन, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन from the metal surface is called threshold wavelength। ठीक है, मेटल सरफेस तो लिखा हुआ है यहाँ, दोबारा बेकार लिख रहे हैं। मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट से इसको डिनोट किया गया है। ठीक है, दूसरा है वर्क फंक्शन। तो देखिए, अभी तो हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिफाइन किए इससे पहले कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी ज़रूरत होती है निकालने के लिए उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर मैंने वेवलेंथ के टर्म में उसको मिनिमम एनर्जी को डिफाइन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हम एनर्जी के टर्म में इलेक्ट्रॉन इमिशन को डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी क्या होता है? वो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, फोटोन की वो एनर्जी जो ज़रूरत होती है किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो फोटोन के द्वारा ही मिले, बेकार में हम फोटोन लिख दिए। थर्मियोनिक इमिशन भी तो हो ही सकता था। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड लिखिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वो मिनिमम एनर्जी जो ज़रूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इमिट करने के लिए, निकालने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। फाई नॉट से नोट किए हैं, और फाई नॉट का फार्मूला होता है HF0, और लेमडा के टर्म में HC/λ। ठीक है, याद रखिएगा एक बात और कि फाई नॉट जो हुआ वो HC/λ0 हमने यूज किया है जब λ नॉट नैनोमीटर में रहे, नैनोमीटर में, तो HCV जो है वो आ जाएगा 1242, और ये जो होगा फाई नॉट वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। फाई नॉट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, HC का वैल्यू 1242 पुट करेंगे, और लेमडा नॉट होना चाहिए नैनोमीटर में। ठीक है, इन नैनोमीटर ऐसे पुट करना है, ऐसे सॉल्व करना है। बेकार में ये आसान सा मेथड है, बेकार में H का वैल्यू पुट करने जाओ, उतना पीछे लिखा है, सो C स्पीड ऑफ लाइट है वो उतना लिखने जाओ, ये करो, बड़ा गंदा कैलकुलेशन हो जाता है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, HC का वैल्यू यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर फाई नॉट निकाले, वर्क फंक्शन निकाले, तो HC का वैल्यू 1242 होता है, और लेमडा नॉट यहाँ नैनोमीटर में रहना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट बताते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले। ये वाला बाद में लिखिएगा जी, जगह नहीं था इसलिए हम नहीं लिखे थे, ये वाला बाद में लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिलेटिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स लॉ। ठीक है, 4 लॉ है, जिसमें से चौथा लॉ तो बहुत आसान है, वो तो सीधे याद कर लेना है। मेन होगा इसमें 3 लॉ।
तो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा अच्छे से देखिए और डायग्राम बनते हुए भी अच्छे से देखिए। यदि डायग्राम बनते हुए आप नहीं देखेंगे तो पक्का कहते हैं कि आप गड़बड़ा जाएंगे डायग्राम बनाने में। ठीक है, चलिए देखिए, लाइट जिस पर पड़ रहा है वो कैथोड है, तो कैथोड का कनेक्शन किससे होना चाहिए? नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और तो देखिए कैसे करना है सर। बुक तो हमको भी देखना ही पड़ेगा क्योंकि डायग्राम है ना, तो डायग्राम हम तो सिंपल डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, लेकिन बुक का एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसमें ये लगा दिया है एमीटर। ठीक, उसके बाद ये है वेरिएबल रेजिस्टर यानी कि रियोस्टेट। वेरिएबल रियोस्टेट के पैरेलल में आ गया है ऐसे 2 स्विच, ये टर्मिनल। उसके बाद एक ऐसे निकला है और एक ऐसे आके ऐसे आया है, और इन दोनों का कनेक्शन है बैटरी से। काफ़ी हाई वोल्टेज का बैटरी रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका कनेक्शन रहता है सीधे यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद इसका कनेक्शन रहता है एक वोल्टमीटर से। अब सब काम फंक्शन आपको बताते हैं। देखिए सबका फंक्शन बता रहे हैं। सबसे पहले ये वोल्टमीटर जो है इस 2 प्लेट कैथोड और एनोड के पैरेलल में, मतलब ये सब अप्लाइड वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, एमीटर जो है फोटो करंट को मेजर करता है। ठीक है, ये रेजिस्टेट, ये मूविंग जॉकी मूव कर सकता है। ठीक है, इसको मूव करेंगे ना, तो जैसे जैसे हम मूव कराएंगे वैसे वैसे ये वोल्टेज चेंज होता जाएगा। तो सप्लाई, ये अप्लाइड वोल्टेज जो है, अप्लाइड वोल्टेज चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमको इसको मूव कराना पड़ेगा। समझे? अब ये वोल्टेज कैसे चेंज कर देता है? ठीक है, इसके लिए हम आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़े हो तो आप अच्छे से हमको समझा सकते हो। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। देखिए सिंपल सा है, ये एक रेजिस्टर है वेरिएबल और ये एक बल्ब है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, हम सुविधा के लिए मान लिए। और ये जो है सप्लाई वोल्टेज है और इसका वैल्यू मान लिए हैं कि 36 वोल्ट है। चलिए अब देखिए, तो ये 10 ओम क्यों माने हम इसको 5 ओम ना मानेंगे। चलिए देखिए, यदि मैंने R को 1 ओम किया, ये 1 ओम हुआ, तो बताइए तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा वोल्टेज? जरा देखिए तो बल्ब के पास। ठीक है, वोल्टेज निकालने के लिए सिंपल क्या कीजिएगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज कीजिएगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये सीरीज सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस है। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये E है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है। तो V1 जो हो जाएगा इसका अपना रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू सप्लाई वोल्टेज। ये फार्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल का। तो देखिए यहाँ पर इसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकालना चाहिएगा, तो V इक्वल टू आएगा इसका अपना वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल वोल्टेज इनटू में सप्लाई वोल्टेज। कितना आ जाएगा जी? 30 वोल्ट आ जाएगा। पहला केस में V1 क्या हुआ? 30 वोल्ट। अब क्या करो कि आप इस R की वैल्यू को बढ़ा दो। ठीक है, इस R की वैल्यू को बढ़ाकर हमने 4 ओम सपोज कर लिया, तब वोल्टेज V2 कितना जाएगा हमारा? ये जाएगा 5 डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़ कितना? 9 गुने 36, यानी कि ये आ जाएगा 20 वोल्ट। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि जब मैंने इस रजिस्टर को बढ़ाया है तो यहाँ पर क्या होता है? वोल्टेज घट रहा है। पहले 30 था, बाद में 20 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसको ना 7 ओम कर दिया। 7 ओम करने पर क्या हो जाएगा? ये वोल्टेज देखिए तो 7 ओम करने पर हो जाएगा 5 डिवाइड दोनों का जोड़ यानी कि 12, 7 + 5 इंटू सप्लाई वोल्टेज 36, मतलब कि 15 वोल्ट। ये हुआ V3।
यानी कि घटते जा रहा है। कहने का मतलब ये जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे यहाँ पर वोल्टेज कम होते चला जाएगा, ये जैसे जैसे घटाओगे यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होते चला जाएगा। तो ये कंक्लूजन आप याद ही रख लीजिए कि ये हमारे पास कोई अप्लायंस है और उसके सीरीज में कोई रजिस्टर लगा हो, तो जैसे जैसे हम रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाते हैं अप्लायंस के क्रॉस वोल्टेज कम होते चला जाता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को घटाते हैं अप्लायंस के क्रॉस वोल्टेज बढ़ता चला जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है। तो यही काम यहाँ पर ये करता है, वोल्टेज बढ़ाने का घटाने का काम करता है। ये इसके सीरीज में है तो वोल्टेज घटाने बढ़ाने का काम करेगा, तो ये वोल्टेज भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है ना। सप्लाई वोल्टेज तो फिक्स है, लेकिन इसके चेंज होने के कारण ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो चेंज होगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो लगा है ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, चेंज करने का काम कर रहा है यहाँ पर। वहाँ रजिस्टर चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है। तो सपोज क्या हो रहा है कि ये हम इसको ना हम इधर मूव करा रहे हैं, मान लीजिए इसको इधर मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि इधर मूव कराने पर बताइए सर्किट का रेजिस्टेंस घट रहा है कि बढ़ रहा है। इधर मूव कराएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पता होना चाहिए। देखिए इधर मूव कराने पर सर्किट का रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इतना पार्ट ही सर्किट में है, ये सर्किट से बाहर का है, इसके लिए ओपन होगा, ठीक है ना। ये सर्किट से बाहर का है, इतना ही पार्ट है सर्किट का पार्ट है। जैसे जैसे हम इसको मूव कराएंगे ये पार्ट छोटा होता जाएगा, रेजिस्टेंस कमेगा। जब रेजिस्टेंस कमेगा तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा, जो यहाँ पर बताए थे। और वही इसको जब इधर कराइएगा, ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज यहाँ घटेगा, ठीक है ना। तो सॉरी उल्टा बोल दिए मेरे ख्याल से उल्टा इसलिए बोले हैं क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा। खैर हम इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, बहुत लोग पढ़े भी ना हो, क्या दिक्कत, बहुत से ठीक से। तो बस इतना जान लीजिए कि रेजिस्टेंस चेंज होने पर वोल्टेज चेंज होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज होने पर वोल्टेज चेंज होता है, तो वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए इस स्विच का क्या काम है, थ्रो स्विच का। इस थ्रो स्विच का काम है पोलरिटी को चेंज करना। अभी यहाँ पर ये क्या है, कैथोड है, नेगेटिव प्लेट है, इसको कहते हैं हम लोग कलेक्टर और इसको कहते हैं इमीटर। ई फॉर इमीटर और सी फॉर कलेक्टर। इमीटर मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, कलेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऐसे जाएंगे। तो ये एपरेटस है, इसको मिटाइए, हम तो एग्जाम्पल बताए थे बस। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम तो सबसे पहले आपको बताना है, बताते हैं क्या है, मैकेनिज्म क्या है। इसका काम है, स्विच का काम है आपको यहाँ पोलरिटी चेंज करना। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, मान लीजिए ऐसे झुका दिया, तो इसका कनेक्शन किससे है जी, इसका कनेक्शन है आपका नेगेटिव से, ठीक है। इसका कनेक्शन है आपका नेगेटिव से, इसका कनेक्शन है आपका पॉजिटिव से, ठीक है। इसका कनेक्शन है आपका पॉजिटिव से। तो इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव एंड कहाँ से गया, यहाँ पर, और नेगेटिव एंड कहाँ से गया, यहाँ से कनेक्शन, ठीक है। अब माय द वे हम चाहते हैं कि इसको हम पॉजिटिव बना दें और इसको हम नेगेटिव बना दें, तो बस स्विच का हेरा फेरी करना है। ये जो आपका कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है ना, उसका कनेक्शन आप घुमा के यहाँ पर कर दीजिए और इसका कनेक्शन घुमा के यहाँ पर कर दीजिए, पोलरिटी चेंज हो जाएगा। तो यही है इस स्विच का काम, पोलरिटी चेंज करने का काम। तो मैंने यहाँ पर हर एलिमेंट का काम बता दिया। इसका काम है पोलरिटी चेंज करना, ये सप्लाई वोल्टेज है, ये अप्लाई वोल्टेज को वेरिएबल करने के लिए रियोस्टेट, ये करंट को मेजर करने के लिए फोटो करंट, ये अप्लाइड वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज हुआ है। जब लाइट इससे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है कलेक्टर के द्वारा रिसीव होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इसमें जो करंट फ्लो होता है उस करंट का नाम है फोटो करंट, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था। हाँ एक बात और, यहाँ पर जो लाइट के लिए शीशा यूज हुआ है, दो टाइप का शीशा होता है, दो टाइप का ग्लास होता है। या तो वो एक साधारण ग्लास होगा और नहीं तो क्वार्ट्ज होगा। क्वार्ट्ज
समझ गए? या तो वो साधारण ग्लास होगा और नहीं तो क्वार्ट्ज होगा। देखिए यहाँ पर साधारण ग्लास हम कब यूज करते हैं, ये जान लीजिए, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि साधारण ग्लास जो होता है, नॉर्मल ग्लास होता है, उसके आर पार हम देख लेते हैं ना। आर पार देखने का मतलब क्या, वो सिंपल हमारे विजिबल लाइट के लिए ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। विजुअल लाइट साधारण ग्लास के आर पार आ जा सकता है ना जी। ये ग्लास है, ठीक है, विजिबल लाइट आसानी से इसके आर पार जा सकता है, ठीक है, ये है विजिबल लाइट। लेकिन साधारण ग्लास की ये प्रॉपर्टी है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज को अपने से पास होकर नहीं जाने देता है, या तो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, नहीं तो रिफ्लेक्ट वगैरह कर लेता है, लेकिन इतना है कि जाने नहीं देता है। जो साधारण ग्लास होता है, जो नॉर्मल ग्लास होता है, वो ग्लास अल्ट्रा वायलेट रेज को जाने नहीं देता है, समझ गए? तो मान लीजिए कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है अल्ट्रा वायलेट रेज से करा रहे हैं, तो साधारण ग्लास यानी कॉमन ग्लास हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइट को जाने ही नहीं देगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम या तो अल्ट्रा वायलेट रेज रहेगा तो हम लोग क्वार्ट्ज यूज करते हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट यूज रहे तो हम यहाँ पर क्वार्ट्ज यूज करते हैं, ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट के अलावा कोई दूसरा रेज हुआ तो साधारण ग्लास हम यूज करते हैं, ठीक है। यही हमको बताना था, इतना आप पढ़ लीजिएगा NCERT में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। NCERT एक बार रीड कर लीजिएगा और ज़रा इस डायग्राम को नोट कीजिए, बहुत कठिनाई से हम भी बनाए हैं और बहुत समझाए हैं इसको, नोट कीजिए इस डायग्राम को, ठीक है। इसके बाद हम लॉ थोड़ा बताते हैं, एक्सपेरिमेंट बताते हैं, नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए देखिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट। तो देखिए ये सीधे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसका कोई प्रूफ मैथमेटिकल नहीं दिया जाता है। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि जैसे जैसे हम लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, उसी रेशियो में फोटो करंट भी बढ़ता है, ठीक है। यदि लाइट की इंटेंसिटी को दुगना कीजिएगा तो फोटो करंट, जो कि सेचुरेशन करंट कहिए, सेचुरेशन करंट होता है वो दोगुना हो जाएगा। लाइट की इंटेंसिटी को 3 गुना कीजिएगा तो सेचुरेशन करंट 3 गुना हो जाएगा। सेचुरेशन करंट मतलब वही बाद में जो स्थायी हो जाता है एक बार फ्लो होने के बाद, ठीक है। यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल, यानी कि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एक ये सिर्फ लिख लीजिएगा एक लाइन, और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसका जो करंट है वो I पे किस प्रकार डिपेंडेंट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, बस हो गया। ये नियम है, समझे, ये नियम मैंने बता दिया। अब एक्सप्लेनेशन हम लिखने नहीं जा रहे हैं, खुद बताने जा रहे हैं ओरली आपको, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। यहाँ चार्ज के फ्लो होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, यानी चार्ज का फ्लो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इसका मतलब ये हुआ कि पर सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो क्या यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है इंटेंसिटी बढ़ने पर? क्या ऐसा होना चाहिए? एकदम ऐसा ही होता है। इंटेंसिटी बढ़ता है तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है। तो कैसे होता है ऐसा, तो देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी का डिफिनीशन क्या होता है, फोटोन के टर्म में बताइए। ऐसे तो वेव में पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी होता है हमारा कि इंटेंसिटी जो होता है वो हो गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं, यानी पावर बाय एरिया, ये होता है इंटेंसिटी। लाइट में हम लाइट की इंटेंसिटी को कैसे सेंस करते हैं ये बताइए। देखिए साउंड में हम इंटेंसिटी को सेंस करते हैं उसके लाउडनेस से। जितना ज़्यादा लाउड आवाज़ होगा हम कहेंगे साउंड की इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा है। लाइट में इंटेंसिटी को कैसे हम सेंस करते हैं? लाइट में हम इंटेंसिटी को सेंस करते हैं उसके ब्राइटनेस से। जो लाइट का सोर्स जितना ज़्यादा ब्राइट होगा लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ब्राइटनेस से इंटेंसिटी का मेजरमेंट होता है, सेंस करते हैं मतलब हम लोग। तो देखिए यहाँ पर तो क्या होता है कि
इंटेंसिटी का डिफिनीशन एनर्जी के टर्म में एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम चाहे पावर पॉइंट एरिया, ठीक है ना, ये आप लोग वेब में पढ़े होंगे 11th में। यहाँ पर फोटोन के टर्म में हम इंटेंसिटी का डिफिनीशन बताते हैं। जैसे इंटेंसिटी का डिफिनीशन हो गया नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम फॉलिंग ऑन ए सरफेस, यानी इंटेंसिटी बराबर हो गया पर यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ फोटोन फॉल हो रहा है सो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी होना चाहिए जी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन। तो देखिए आपको, तो ज़्यादा इंटेंसिटी होने का मतलब ये होता है, ज़्यादा इंटेंसिटी तभी होगा जब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, और जब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होगा, जब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं, देखिए इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होना, जब ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन इंसिडेंट होगा मेटल सरफेस पे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो करंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसी रेशियो में। तो यही होता है कारण करंट के बढ़ने का। मैंने फिजिकली आपको बता दिया, मतलब थ्योरेटिकली मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है, कि किस प्रकार से इंटेंसिटी बढ़ने पर करंट बढ़ता है। सर तो पहला लॉ जो है ये लिख लीजिए, नोट कीजिए, आसान है एकदम, क्वेश्चन भी एकदम सिंपल बनता है, और याद कर लेना है ये ग्राफ एकदम कि स्मॉल आई वर्सेस कैपिटल आई, करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है, ठीक है, एकदम याद ही कर लेना है, बोर्ड में पूछा जाता है ये सब, एनसीईआरटी में होगा ये सब, नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए दूसरा केस, दूसरा हमारा क्या है लॉ, इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल ऑन द फोटो करंट। फोटो करंट पर यानी एक स्मॉल आई पर वोल्टेज का एनोड पोटेंशियल का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें दो केस है जी। पहला केस है आपको जब एनोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पॉजिटिव रखा जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। क्या होता है, सारे के सारे जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है तुरंत ही पहुंच जाते हैं कलेक्टर प्लेट पे, यानी कि एनोड प्लेट पे। कलेक्टर एनोड प्लेट को ही कलेक्टर प्लेट कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो उस समय अचानक से मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप कितना वोल्टेज बढ़ाइए करंट नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट करंट रहता है एकदम। कितना ही करंट बढ़ाइए उसके बाद वोल्टेज नहीं बढ़ता है। तो पॉजिटिव में यही होता है कि कितना ही वोल्टेज बढ़ाइए करंट नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो यही है पॉजिटिव केस, फर्स्ट में यही है, पॉजिटिव प्लेट का इफेक्ट यही हुआ, पॉजिटिव रखा जाता है। तो अब उसके बाद केस सेकंड है, जो जगह नहीं मिलेगा, नहीं लिखे हैं, समझ लीजिए पहले केस सेकंड में क्या होता है। केस सेकंड में क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं एनोड को नेगेटिव रखते हैं। केस सेकंड है जब एनोड पोटेंशियल नेगेटिव रखा जाता है उस पर विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव रखा जाता है। डायग्राम हम बना रहे हैं, आपको देखिए ऐसा है। पहले क्या था, सिंपल डायग्राम बना रहे हैं, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉन्सेप्ट समझने लायक। पहले क्या था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था जी। हाई वोल्टेज होता है, यहाँ पे लाइट यहाँ पे पड़ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है, ठीक है, तुरंत पहुँच गया, करंट मैक्सिमम हो जाता है इसमें, ठीक है ना, करंट मैक्सिमम हो जाता है। ये कलेक्टर है, ये इमीटर है। अब यहाँ पर इस वोल्टेज को आप कितना ही बढ़ाइए, रेजिस्टेंस को वेरी करके, रेजिस्टेंस सर्किट में था, कितना भी इस वोल्टेज को बढ़ाइए करंट चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। इस करंट को कहा जाता है सैचुरेशन करंट। ये एक्सपेरिमेंट है जी, बस आपको ऑब्जर्व करना है और नियम बनाना है। चलिए उसके बाद क्या होता है, देखिए मैंने पोलैरिटी रिवर्स किया, यानी कि अब इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव। तो क्या होता है कि अब तो ये बन गया कैथोड, ठीक है ना, ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड हो गया कलेक्टर प्लेट, है कि नहीं। अब होना ये चाहिए क्या था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो ये तो खींच नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ठीक है। तो करंट मेरे हिसाब से जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन करंट अचानक जीरो नहीं होता है, करंट अचानक ज़ीरो नहीं होता है।
जब निगेटिव पोटेंशियल का एनोड का बढ़ाते जाइएगा तो क्या होता है, करंट धीरे धीरे घटते चला जाता है, घटते चला जाता है, घटते चला जाता है, और एक समय आता है, एक खास वोल्टेज पर जीरो हो जाता है करंट, उस वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज। तो एक टर्म आया यहाँ पर डिफिनीशन स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है। तो सीधे लिखिएगा आप, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, या मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू, हाँ यही होगा बस, और क्या। यही होगा कि द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज एट विच फोटो करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखवा देते हैं इसका डिफिनेशन, ठीक है। ये इसमें नहीं, केस सेकंड में, तो इसको मिटाते हैं कि अच्छा इसमें एक और बात लिखना था जी, इसमें एक और बात, सैचुरेशन करंट है ये, ठीक है। इफ द वोल्टेज is increased further, then there is no effect on the photocurrent। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, आपकी वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, केस फर्स्ट है ये, नोट कीजिए इतना, केस सेकंड लिखवाते हैं। चलिए केस सेकंड देखिए, हम बता चुके हैं, वही बात हमने लिख दिया है कि जैसे ही हम निगेटिव बनाते हैं नोड को तो करंट एब्रप्टली ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं, करंट हमारा घटते चला जाता है, ठीक है, घटते चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि खास वोल्टेज पर करंट जीरो हो जाता है, इस खास वोल्टेज को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफिनीशन लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, ठीक है, एट विच फोटो करंट बिकम जीरो, एट विच फोटो करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, और ग्राफ भी नोट कर लीजिए। मिटाते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए डिफिनीशन हमको लिखवाना है, स्टैंडर्ड डिफिनीशन कट ऑफ वोल्टेज का। लिखिएगा, द मिनिमम नेगेटिव potential at anode with respect to cathode, एनोड शब्द का प्रयोग नहीं कर दें,
पोटेंशियल एट कलेक्टर प्लेट लिखिए, कलेक्टर प्लेट with respect to emitter plate at which photocurrent becomes zero is called stopping potential. और कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, यही नोट हो जाएगा। और देखिए इस केस में एक बात और, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाती है ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिख देंगे इन दिस केस the maximum kinetic energy of the photoelectrons is equal to EV नॉट। ठीक है, मैक्सिमम क्या यानी के मैक्स जो होता है वो होता है ई वी नॉट, वेयर ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आप इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट करके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर शुरू में ये रेस्ट में था तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। वो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ई वी नॉट, और यही पोटेंशियल एनर्जी जब एनोड के पास जाता है तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम के मैक्स जो जाता है वो ई वी नॉट है। जैसे देखिए ना सिंपल जी, ये इमीटर है, यहाँ रेस्ट से शुरू होता है, ये कलेक्टर है, यहाँ से जैसे जैसे ये जाता है इसका स्पीड बढ़ते चला जाता है ना जी, तो स्पीड बढ़ते जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, बढ़ते चला गया डिस्टेंस के साथ, और यहाँ इस प्लेट पर आते आते इसका एनर्जी मैक्सिमम हो चुका होता है। तो वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो ई वी नॉट होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैट से है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहेंगे, के मैक्स जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, और क्या, बस हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए आज इतना ही रखते हैं, एक लॉ और बचा हुआ है वो अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि आज बहुत लंबा क्लास हो गया है। ठीक है, थैंक यू, अगले क्लास में बताएंगे हम। रखते हैं, इसको नोट कर लीजिए।